नमस्कार, न्यूज स्टेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय यादव इस वक्त है और एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, या फिर यूं कहें कि एक बड़ा मुद्दा अब जो दुनिया के लिए खासा महत्वपूर्ण इस वक्त हो रहा है, उस पर चर्चा होगी, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक बड़ा बयान दिया है और भारत की ताकत को बताते हुए ये बयान और भी ज्यादा खास हो जाता है। देखिए, दुनिया जैसे इस वक्त हालात में फंसी हुई है और दो मोर्चों पर इस वक्त युद्ध चल रहा। सबसे बड़ी चीज है कि भारत की ताकत जो वर्ल्ड लीडर्स की सूची में थी वहां पर अपने आप स्टेबल होती दिखाई दे रही है, स्टे होती दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि आप सोचिए, इतने बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं जो बीच में मीडिएशन के लिए पहले भी कोशिश करते रहे, लेकिन यहां से निमंत्रण मिल रहा है कि भारत चाहे तो इस युद्ध को रुकवा सकता है, चाहे वो यूक्रेन कहे, यहां से ज़ेलेंस्की ने कहा, या फिर वो पुतिन कहें। और अब तो भाई दूसरे देश यानी इटली की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भारत चाहे तो ये इनिशिएट कर सकता है और युद्ध खत्म हो सकता है। बिल्कुल, हालांकि जो तस्वीरें सामने आ रही है कि तमाम बयानों के बावजूद, भारत की तरफ से कोशिशें किए जाने के बावजूद और बार बार इस बात की अपील किए जाने के बावजूद कि युद्ध पर फुल स्टॉप लगना चाहिए, हमले नहीं रुक रहे। संजय, रोहन हमारे साथ है। रोहन, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब अलग अलग देश के ऑफिशियल्स आते हैं और भारत के लिए ये बात कहते हैं। और खुद प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे हाल ही में, अब यूक्रेन जो तस्वीरें सामने आई, दोनों देशों को दौरा कर चुके हैं, दोनों रशिया और देशों, उसी यूक्रेन के का। एक महीने पहले वो रशिया भी पहुंचे थे। अब ज़ेलेंस्की भी ये कह रहे थे, हालांकि उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारा कि पुतिन नहीं चाहते कि युद्ध रुके, लेकिन भारत चाहता है। और अब मेलोनी भी ये कह रही है। आप इस पूरे स्टेटमेंट को तो सबसे पहले कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का डंका किस तरह से दुनिया में बज रहा है, ये तमाम बातों से झलक रही है ना। लेकिन दूसरी बात, इटली की पीएम ने कल ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ऐसा क्यों कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच जो है जंग रुकवा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस वक्त जो कंडीशन है, अमेरिका चाह रहा है, रूस को उकसाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। यूक्रेन भी जिस तरह से इन्वेड किया है यूक्रेन ने रशिया को, जिस तरह से कुर्स्क में वो लगातार हमले कर रहा है, तो ये रूस को एक तरह से उकसाने की कोशिश है कि आनन फानन में रूस कोई ऐसा कदम उठाए, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो जाए। तो ये अमेरिका की कोशिश है। मगर भारत चूंकि रूस का दोस्त है, भारत की कोशिश हमेशा से यही रही है कि युद्ध ना हो। पीएम मोदी ने वो रशिया भी गए थे, तो वहां भी उन्होंने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, उस वक्त भी उन्होंने कहा। तो भारत की कोशिश हर हाल में यही है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, अगर पुतिन आनन फानन में आकर, प्रेशर में आकर अगर उन्होंने कोई भी ऐसा कदम उठाया, तो इससे खतरा सिर्फ नहीं, सवाल अब पुतिन तो खुद चाह रहे हैं ना। जैसे देखिए, यूक्रेन की स्थिति वो है कि वो दूसरों के हथियारों के बलबूते अब जो भी कर पा रहा है। अगर अमेरिका जिस दिन हाथ पीछे खींचता है तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, और पुतिन का तेवर सबको पता है। लेकिन पुतिन अब तक ये कोशिश कर रहे थे कि या तो मैं यूक्रेन को पूरा खत्म कर दूंगा, या तो ऐसी कंडीशन है कि भाई 7-8 महीने में वो खुद सरेंडर कर जाए वैसे हालात में। लेकिन युद्ध लंबा चल गया, तो क्या पुतिन ये खुद चाहते हैं कि अब मामले को यही रफा दफा किया जाए? देखिए, पुतिन अभी किसी भी युद्ध में अब तक रशिया का ये इनिशिएट नहीं रहा है, ये पहला युद्ध है जिसमें खुद चाह रहा है कि मामले को ठंडा किया जाए। देखिए संजय, जब 2022 में जंग शुरू हुई, उस समय पुतिन एग्रेसिव मोड में थे। रशिया अटैक कर रहा था, यूक्रेन डिफेंसिव मोड में था। लेकिन जब यूक्रेन ने इन्वेड किया कुर्स्क में और बेलगोरोद में, तो पुतिन अभी डिफेंसिव मोड में चल रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 2-2.5 साल में रूस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, काफी नुकसान। वो अभी डिफेंसिव मोड में, कितने सैनिक मारे गए, कितने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का नुकसान हुआ है उसे। तो इस वक्त पुतिन जाहिर सी बात है डिफेंसिव मोड में, झलक नहीं रहा उनके बयानों में भले ही, बट डिफेंसिव मोड में। आप देख लें, अभी जब पीएम मोदी गए थे ज़ेलेंस्की से मिलने यूक्रेन, तो चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी रशिया पहुंचे हुए थे। तो पुतिन की कोशिश कहीं ना कहीं है कि अपने जो समर्थक देश हैं, जो सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं, उनको एकजुट करके रखा जाए, ताकि अमेरिका वहां रशिया ये स्ट्रांग नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं जो अमेरिका की कोशिशें हैं वो उसमें सफल ना हो पाए। एक चीज बताइए, जैसे अब तक देखा गया है, चूंकि वर्ल्ड पावर की रेस में रशिया भी कहीं स्टैंड करता है, अमेरिका ठीक है, चाइना है, और इससे रशिया बहुत पीछे आया है। और ये कह सकते हैं कि इस युद्ध में कम से कम 5 साल पीछे तो कह सकते हैं कि रशिया आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि भारत की भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई? क्या दोस्त तो होने के नाते दोनों देश चाह रहे हैं कि भाई भारत मीडिएशन करे, या फिर भारत की ताकत वहां पर है कि अब खुद की बात या कहीं इनिशिएट कर रहा है तो उसका असर दिख रहा है? भारत की भूमिका सबसे पहले क्लियर बात तो ये है कि भारत सिर्फ रूस के साथ तो अच्छे संबंध पहले से ही है, तो वो जाहिर सी बात है। लेकिन भारत को अपने संबंध पश्चिमी देशों से भी और स्ट्रांग करना है, अमेरिका से भी और स्ट्रांग करना है, नाटो से भी और स्ट्रांग करना है, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए भारत यूक्रेन और रशिया दोनों के बीच न सिर्फ एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है, बल्कि एक मैसेंजर के रूप में भी। एक फैक्टर रोहन यहाँ पर ये भी है कि अमेरिका शायद कहीं ना कहीं बैकएंड से या फिर बैक सीट से ये चाहता है कि जो दोस्ती है रशिया और भारत की वो बनी रहे, क्योंकि जब बात आएगी बड़े स्तर पर, आप जैसे जिक्र कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर हो गया, या फिर कभी भी पुतिन को बनाने की बात आई, तो भारत
भारत का इस्तेमाल वहां किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिका कहीं ना कहीं खुलकर नहीं बट इस स्टेटमेंट को या फिर इस पूरे प्रोसेस को सपोर्ट करा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि आप कह रहे थे कि वो डिफेंसिव मोड में है पुतिन, अब जेलेंस्की भी कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि भारत की तरफ से मध्यस्थता करवा दी जाए। जब दोनों ही देश का थॉट प्रोसेस ये है, बावजूद इसके हमले नहीं रुक रहे, बिल्कुल। तो ये इस पूरी थ्योरी को कैसे समझे? हमले आप देख लिए, कल भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें सामने आई है, कीव पर रूस ने फिर अटैक किया है, करीब 60 मिसाइलें दागी है, ड्रोन अटैक भी किया है। तो हमले रुकने का तो नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है, अमेरिका उसको भी उकसा रहा है कि तुम हमले करो। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई, ईरान भी इसमें इन्वॉल्व है। ईरान ने अभी 4000 आई थिंक कुछ एम्यूनिशंस भेजे हैं रशिया को, वो भी पीछे से उकसा रहा है, क्योंकि ईरान के अपने भी फायदे हैं। ईरान भी पीछे हटना नहीं चाह रहा है, उसे अमेरिका को ललकारना है। ईरान तो अमेरिका को एंगेज करके वहां रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। रशिया अगर एंगेज रहेगा वहां पर उस युद्ध में, तो अमेरिका का आधा ध्यान वहां बिल्कुल। तो ये चारों जो फ्रंट खुले हुए हैं ना, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बैकडोर से फिर वही बात आ रही है। मुझे लगता है कि मोर देन दीज टू कंट्रीज, यूक्रेन और रशिया, इन दोनों देशों के अलावा जो बाकी देश है, खासतौर पर पश्चिमी देश है, या फिर आप ईरान का जिक्र कर रहे हैं, चाइना हो फॉर दैट मैटर, ये देश बिल्कुल नहीं चाहते कि युद्ध रखे, और ये चाहते हैं कि होता रहे। क्योंकि अगर ऐसा होता है और भारत को बार बार उस तस्वीर में सबसे ज्यादा प्रमुखता से देखा जा रहा है, तो विश्व पटल पर हर कोई फिर भारत का ही रुख करेगा, और ये चाइना से तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, लेकिन रशिया के लिए एक और बड़ी चुनौती है। अगर यूक्रेन कुर्स्क में नहीं घुसा होता, तो पुतिन हो सकता है कि बहुत पहले इन चीजों को 2 महीने पहले इस बात को लेकर बहुत इनिशिएट कर गए होते वो। लेकिन अब अगर पुतिन खुद बैकफुट पर जाते हैं, तो ये पुतिन के लिए एक बहुत नेगेटिव मैसेज आएगा पूरे रशिया के भीतर और देश के पूरे दुनिया के भीतर, कि यूक्रेन जैसा देश आपके भीतर एंटर कर चुका है, कई हजार स्क्वायर फीट आपका जो है कि स्क्वायर किलोमीटर जो है कि उसने कब्जा कर लिया, फिर आप बैकफुट पर आए, मजबूरन आप सुलह करने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल संजय, इससे पहले आप देख ले पुतिन के बयानों में, पुतिन ने कभी, हालांकि इससे पहले पुतिन ने कभी ऐसा नहीं कहा था। मतलब आप देख लें कल के उनके बयान, कल या परसों उन्होंने जो बयान दिया कि जितने भी हमारे सपोर्टिंग कंट्रीज है, जो हमारे सहयोगी देश हैं, भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे ब्राजील हो, वो जो भी प्रयास कर रहे हैं शांति समझौते के लिए, उसको हम सराहते हैं। ऐसा जो डिफेंसिव बयान है, पुतिन जो ऐसे बयान दे रहे हैं, वो इससे पहले कभी नहीं दे रहे थे। अटैकिंग मोड में, एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे थे। तो इन बयानों से झलक रहा है किस तरह से डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। यूक्रेन ने जो इन्वेड किया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला ऐसा देश है जो यूक्रेन की रशिया की सीमा के अंदर घुसा हो। एक बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि बार बार जिक्र भारत का रहा है, क्या भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है? तो कहते हैं ना कि वो जो टेबल पे बातचीत होती है, वो तो दोनों देशों से प्रधानमंत्री कर चुके हैं, और वक्त दर वक्त अपील भी वैश्विक मंचों से कर चुके हैं, लेकिन कुछ समाधान नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ से नेक्स्ट स्टेप भारत का क्या हो सकता है? देखिए, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अभी ब्रिक्स सम्मेलन होना है, ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन। उसमें भारत के एनएसए जो हैं, अजीत डोवल वहां जा सकते हैं एक मैसेंजर के रूप में। हालांकि पहले बात ये आ रही थी कि पीएम मोदी खुद भी रशिया जा सकते हैं सितंबर के महीने में, लेकिन अभी उनका अमेरिका दौरा होने वाला है, तो शायद उसे टाल दिया गया है। तो एनएसए अजीत डोवाल वहां जा सकते हैं, वहां पर शांति समझौता भी वो रख सकते हैं। खास बात यह है कि चीन के समकक्ष से भी वो मुलाकात करेंगे वहां पर। चीन का क्या रोल है, इसको लेकर भी कई अहम बातें हो सकती है। ये जो हालात अभी बने हैं, क्या ये प्रधानमंत्री का खुद का व्यक्तित्व जो है, एक लीडरशिप क्वालिटी है? क्योंकि अब तक जब दुनिया किसी भी फोरम पर इंगेज होती थी, तो हम इनिशिएट नहीं करते थे, हम बल्कि उन चीज़ों से न्यूट्रलाइज रहते थे, अपने आप को न्यूट्रल करके रखते थे। लेकिन प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, पूरी दुनिया के सामने एक तरह से कहना कि भाई बुद्ध का संदेश आप फॉलो करिए, युद्ध से कोई समाधान नहीं है, यूक्रेन उसके बाद चले जाना। और बड़ी चुनौती ये थी कि आप सोचिए, जिस वक्त रशिया में थे प्रधानमंत्री, तब यूक्रेन को वो बात कितनी चुभी होगी, और जब यूक्रेन गए या तो बातचीत रही होगी, वरना वो रशिया को भी बात चुभी होगी। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि बीच में जाकर दोनों देशों के साथ ये बकायदा ओपनली कि हम उनसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, उसके बाद इतना बड़ा जो माहौल बना है उसको खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। ये क्या दिखाता है? ये प्रधानमंत्री का ही करिश्मा, प्रधानमंत्री की जो इमेज पिछले 10 साल में बनी है, लोग भरोसा करने लगे हैं। कहीं ना कहीं संजय, आप देख लीजिए पिछले 2 दशक, मतलब मोदी सरकार 2014 से पहले के 2 दशक आप देख लीजिए, भारत कहीं ना कहीं खुद में सिमट कर रह गया था, बड़ी चीजों में जाता नहीं था। बड़ी चीजों में जाता नहीं था। वैश्विक मंच पर उतना एक्टिव नहीं नजर आता था। लेकिन पिछले 1 दशक में हमने वो चेंज देखा है आते हुए। आप अभी देख लें, जब पीएम मोदी 2 महीने पहले जुलाई में रशिया गए, उसके बाद अभी हाल ही में यूक्रेन गए, यूक्रेन से लौटकर उन्होंने पुतिन से भी बात की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की, शांति समझौते को लेकर तमाम बातचीत हुई। इसी के बाद अब एनएसए अजीत डोवल रशिया जाने वाले हैं। तो ये कोशिश हमेशा लगातार उनकी जारी है कि किसी भी तरह से हल निकाला जाए, और इसी का डंका बजते अब हम देख रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने भी कल कहा कि भारत ही है जो समाधान निकाल सकता है। तो तमाम देशों को, चाहे पश्चिमी देश हो, चाहे अमेरिका हो, सभी को आस भारत से ही है। कुल मिलाकर कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। देखिए, तमाम जो बड़े नेता कहे जाते थे एक वक्त में, पुतिन और
जब कहा जाए कि ओबामा का दौर था या इसके पहले जॉर्ज बुश का दौर था, आपने देखा कि ये नेता जहां पर होते थे उसका प्रभाव दिखता था। वो हिंदुस्तान का और प्रधानमंत्री का भी प्रभाव दिखने लगा है कि बिल्कुल अगर समय किसी चीज को बदला है और लेकर- तस्वीर भी बदली है और वो पोजीशन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना वैश्विक इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नेता के तौर पर हो गई है और भारत इतनी मजबूती के साथ इन तमाम मुद्दों में अपनी बात को सामने रखता है और उसका हमने एक बखूबी उदाहरण देखा कि ठीक पुतिन के सामने बैठकर उन्होंने अब जो बच्चों की हत्या हुई थी बिल्कुल। यूक्रेन में उसकी निंदा की थी। निंदा तो की थी। एक बड़े नेता के सामने उन्हीं के अब द्वारा किए गए एक हमले की निंदा करना मुझे लगता है टेक्स गट्स की एक ऐसा नेता बोलो शायद यही वजह है कि अलग अलग देशों के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पोजीशन में देखते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है तो क्या वो हमारा देश भारत है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस डिजिटल लाइव में बस इतना ही। आप हमारे साथ बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।